हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन सुनार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम ES6 के फीचर्स के बारे में जानेंगे जो हमें रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलप करने के टाइम यूज होंगे। और वो सारे फीचर्स हम लोग यूजुअली यूज करेंगे। अगर आप कोई भी रिएक्ट का ट्यूटोरियल देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी यूज होती है जो ES6 से रिलेटेड फीचर्स है। तो आज हम उसी फीचर्स के साथ शुरू करेंगे और उन्हें डेप्थ में स्टडी करेंगे। तो हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे इस आज के वीडियो में। पहले हम लोग वेर, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड्स क्या है, उन तीनों में डिफरेंस क्या है, वो वेरिएबल डिक्लेरेशंस के लिए कैसे यूज होते हैं वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि एरो फंक्शन क्या होता है। जावास्क्रिप्ट में ES6 में हम लोगों ने एरो फंक्शंस देखेंगे कि उन्हें कैसे लिखा जाता है, कैसे कैसे उनको लिखने के अलग अलग तरीके हैं। फिर हम देखेंगे डीस्ट्रक्चरिंग। डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, कैसे हम लोग इसे वो हमें यूजफुल होता है और कैसे हमारा एप्लीकेशन मोर सिंपलिस्टिक बनाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या है और हम लोग उसे कैसे यूज कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे प्रोमिसेस। तो ये जो सारे पॉइंट्स है, जब भी आप कोई रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होंगे या कभी कोई रिएक्ट का कोई और ट्यूटोरियल देख रहे होंगे, तब आप ये सारे जो फीचर्स है ES6 के, वो सारे वहाँ पे यूज करते हुए आप देखोगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे कि वेयर क्या होता है, लेट क्या होता है, कॉस्ट, ये तीनों कीवर्ड्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग मैंने क्या किया हुआ है, एक HTML फाइल फोल्डर क्रिएट करके उसमें एक HTML फाइल क्रिएट की हुई है और वहां पर मैंने इस जावास्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड कर लिया स्क्रिप्ट टैग की मदद से। और अब हम लोग देखेंगे कि वेयर क्या हो। जब से रिएक्ट क्रिएट हुआ है तब से वेयर कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वेयर कीवर्ड यूज होता रहा है। तो जब हम लोग कहते हैं कि वेयर a इज इक्वल्स टू 10, और अगर मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करूँ a, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। तो इसका मतलब हमें क्या, ये क्या है, a, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ये एक कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट। वेयर जो कीवर्ड है वो हमें दो तरीके के हम लोग उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो ग्लोबली हम लोग वेयर की मदद से हम लोग वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं, और हम लोग स्कोप स्पेसिफिक फंक्शन स्कोप स्पेसिफिक हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इन दोनों ही तरीके से हम लोग वेर का यूज कर सकते हैं। और वेर कीवर्ड ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए होता है। इससे हम लोग वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जब भी हम लोग वेर के कीवर्ड का यूज करते हैं तब हम लोग वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मैं अगले स्टेटमेंट पे ऐसा लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू 12। और अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर दूँ राइट में तो ये a की वैल्यू लेटेस्ट चेंज हुई है। ठीक है। अगर मैं ये इधर मैं यहाँ पे नीचे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो ये पहले 10 और फिर 12 वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये ये एक तरीका हो गया। अगर मैं ऐसे ही लिखूँ कि फंक्शन डिस्प्ले, ये तो हो गया था ग्लोबल स्कोप का। अगर हम लोग स्कोप स्पेसिफिक देखिए तो कैसे होता है। अगर हम लोग मैं फंक्शन में फिर से लिखता हूँ कि ए वेर ए इज इक्वल्स टू 25, और अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए फ्रॉम ए इनसाइड फंक्शन, और मैं ऐसे करके कर देता हूँ। और अगर मैं ये डिस्प्ले मेथड कॉल करता हूँ, ए इनसाइड फंक्शन 25 आ गया। लेकिन अगर मैं फिर से अगर यहाँ पे बाहर अगर मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू, कि ए की वैल्यू क्या हुई है, क्या ये बदल गई है जो हमने बाहर डिक्लेयर की थी वो, तो वो देखते हैं।
तो वो बदली नहीं है। तो बाहर का वेरिएबल जो है वो अलग हो गया और जो अंदर का वेरिएबल है वो अलग है। इसे ही कहते हैं स्कोप स्पेसिफिक वेरिएबल। वेर कीवर्ड हमें फंक्शन स्पेसिफिक और ग्लोबल स्पेसिफिक वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज करता है। तो उसकी मदद से हम लोग फंक्शन स्पेसिफिक और ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे ही फॉर वेर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस, और मैं कहता हूँ कि a इज इक्वल्स टू a प्लस आई। ओके। और अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा? यहाँ पे इसने हमें 26 दे दिया, क्योंकि 0 ऐड हुआ फिर 1 ऐड हुआ, तो 25 में और 1 तक ही ऐड हुआ तो 26 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे 26 कर दिया और ये 12 तो हो गया, तो ये 25 था। क्या मैं यहाँ पे वैड कर सकता हूँ फिर से? चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं वैर फिर भी अगर लिखूँ, तब भी ये यही वैल्यू लेता है जो उसके जस्ट अबव स्कोप में थी, उसी वैल्यू को वो कंसिडर करता है। ये नया वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करता। यही एक्चुअली वेर कीवर्ड का प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व किया गया? और एक्चुअली यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट वैल्यू भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम लोग हर बार वैल्यू हमारे वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये इश्यू सॉल्व कैसे करें? तो 2015 में ES6 में दो नए कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए, जिसकी मदद से हम लोग ब्लॉक स्कोप और कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। तो वो कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल कैसे करते हैं, और या फिर पहले हम लोग देखते हैं कि लेट कीवर्ड क्या है। तो लेट कीवर्ड हमें देता है, हम लेट कीवर्ड की मदद से हम लोग ब्लॉक स्पेसिफिक कोड भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ब्लॉक स्पेसिफिक कैसे लिखेंगे? अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि लेट ए इज इक्वल्स टू 1, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि a इज इक्वल्स टू a प्लस आई। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि a की वैल्यू अब 25 ही प्रिंट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, जो यहाँ पे है a लास्ट स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन, अगर मैं ऐसे लिख दूँ, रिफ्रेश करूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 25 वैल्यू ही प्रिंट हुई है, क्योंकि जब हमने लेट नहीं यूज किया था तो इस वैल्यू को इंक्रीमेंट होके वो 25 प्लस 1 26 प्रिंट हो रही थी। ये क्या यही एक्चुअली यही हम लोग देख सकते हैं कि यही डिफरेंस है कि हम लोग फॉर लूप स्पेसिफिक फॉर लूप के एक ब्लॉक हुआ, उसके अंदर हम लोग ब्लॉक स्पेसिफिक कोड लिख सकते हैं यूजिंग द लेट कीवर्ड। ये फॉर लूप हो गया, इफ हो गया, व्हाइल लूप हो गया, इस किसी भी तरह के ब्लॉक्स में हम लोग लेट के कीवर्ड के यूज से ब्लॉक स्पेसिफिक वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या होगा अगर मैं कोई वेरिएबल ऐसा लिखूं, लेट c इज इक्वल्स टू 34, और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग c इज इक्वल्स टू, तो इससे क्या होगा? ये हमें एरर देगा कि वेरी अनकोट रेफरेंस एरर c इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि c इस स्पेसिफिक ब्लॉक के लिए ही डिक्लेयर हुआ है। तो जब ये ब्लॉक खत्म हो जाता है, c वेरिएबल भी खत्म हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए हम लोग उसको बाहर एक्सेस ही नहीं कर पाते। अगर क्या होगा अगर मैं लेट हटा दूं, तब c की वैल्यू एक्चुअली अनडिफाइंड आएगी।
नल आएगी जिसकी वजह से ये प्रिंट नहीं हो रहा सी। ओके, सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली 34 आ गया। सो एक्चुअली यहाँ पे सी की वैल्यू 34 क्यों आई है, क्योंकि इसने क्या किया, सी को ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे ग्लोबली बोलता हूँ तो मैं इसको बाहर भी लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि सी मोस्ट आउटसाइड, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पर भी मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी 34। और मैं यहाँ से भी उसे चेंज कर सकता हूँ। ये इसी तरह से हम लोग लेट की मदद से ब्लॉक स्पेसिफिक कोड लिख सकते हैं। तो वेयर एक्चुअली फंक्शन और ग्लोबल स्पेसिफिक ही हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने देता है। लेट की मदद से हम लोग ब्लॉक स्पेसिफिक वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, इफ लूप हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्ट कीवर्ड क्या है। अगर ये अब हम लोग देख सकते हैं, हर वेरिएबल की वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड क्या करता है, तो कॉन्स्ट कीवर्ड भी सेम स्कोप स्पेसिफिक ही है। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कॉन्स्ट, वेरिएबल नहीं कह सकते इसे हम लोग, क्योंकि वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट p इज इक्वल टू 45, अगर मैं इसकी वैल्यू अगर चेंज करना चाहूँ, अगर मैं b की वैल्यू चेंज करना चाहूँ, मैं अगर कहूँ b इज इक्वल टू 46, तो क्या ये मुझे चेंज कर देगा? ये मुझे चेंज नहीं करना। ये मुझे एरर फेंकेगा। ये अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया। और इसी की तरह कॉन्स्ट भी स्कोप स्पेसिफिक है। अगर मैं यहाँ पे लिखी कि कॉन्स्ट इज डी इज इक्वल टू 78 लेट से, अब मैं डी की वैल्यू चेंज ही नहीं कर रहा। और अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ लिखने का ट्राई करूँ कि console डॉट लॉग डी इज इक्वल टू डी, तो ये एरर देगा कि डी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डी भी हमारा स्कोप स्पेसिफिक है। तो यू डी का स्कोप इस फॉर लूप के लिमिटेड ही है। जब ये फॉर लूप का स्कोप खत्म हो जाएगा तो ये हमारा डी वेरिएबल डी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंस है वेर लेट और कॉन्स्ट के बीच में। लेट और कॉन्स्ट 2015 में इंट्रोड्यूस हुए थे। वेर जब से हमारा जावास्क्रिप्ट डेवलप हुआ है तब से वेर कीवर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेट और कॉन्स्ट बाद में है। हम लोग ज्यादातर कॉन्स्ट और लेट, मोस्टली कॉन्स्ट हम लोग रिएक्ट की जब एप्लीकेशन लिखेंगे तो कॉन्स्ट का यूज बहुत, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज बहुत सारा करेंगे, और लेट का भी यूज करेंगे। वेर हम लोग बहुत ही कम यूज करेंगे, मोस्टली नहीं यूज करेंगे, अवॉइड करेंगे ज्यादा। सो ये था हमारा ये बेसिक इन तीनों कीवर्ड्स के बीच का डिफरेंस। अब हम लोग एरो फंक्शन देखेंगे। ये 6 में एरो फंक्शन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ एरो फंक्शन डॉट जेएस, और यही फाइल में यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाके ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जस्ट नेम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। एरो फंक्शन बेसिकली है क्या? एरो फंक्शन हम लोग फंक्शन नॉर्मली कैसे लिखते हैं? अगर मैं कहूँ कि मैं एक फंक्शन लिखता हूँ तो मैं फंक्शन ऐसे लिखता हूँ, फंक्शन ऐड नंबर्स। इस तरह हम लोग अभी फिलहाल कैसे तरीके से नंबर लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं। मैं कहता हूँ ए कॉमा बी, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ ए प्लस बी। और अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ 2 कॉमा 3, ये चिल,
एक मिनट देखते हैं। ये तो हो गया। ओके, ये वैल्यू हमने डिस्प्ले नहीं की। तो यहाँ पे मैं where में ले लेता हूँ, where sum is equals to add numbers 2, 3, और यहाँ पे मैं console डॉट लॉग कर देता हूँ sum। अगर मैं यहाँ पे राइट में रिफ्रेश करता हूँ तो ये 5 वैल्यू प्रिंट हो गई है। तो अब अगर हम लोग देखें तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स होता है। इस ये हमें कितनी लाइंस का हो गया, 1, 2, 3, तो 3 लाइन का कोड हो चुका है। तो हम लोग इसे इजी वे में कैसे लिख सकते हैं? इसे लिखने का एक और तरीका है। एरो फंक्शन कैसे लिखते हैं, तो मैं कहूँगा टोटल इक्वल्स टू एरो फंक्शन, और यहाँ पे मैं इनपुट पैरामीटर्स लूंगा a, b, और मैं यहाँ पे कहूँगा रिटर्न टोटल, सॉरी, रिटर्न a+b। ये एक्चुअली इस इसको इस तरह से भी एक्चुअली पहले लिखा जाता था। अगर मैं ऐसे ही लिखूँ, वेर एड नंबर्स, अगर मैं ऐसे कहता हूँ ऐड, और a, b, रिटर्न a+b। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर इसे मैं सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में लिखूँ तो वेर, और इसे कॉन्स्ट कर देते हैं। एक्चुअली वेर नहीं लिखना चाहिए, कर देता कॉन्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉन्स्ट एड नम इक्वल्स टू एरो फंक्शन। यहाँ पे दो तरीके हैं, रिटर्न a+b कर सकते हैं, ये एक तरीका हो गया। और अब मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ एड नम, यहाँ पे इनपुट पैरामीटर्स ऐड करना रहेगा, तो 3, 4, कंसोल डॉट लॉग टोटल इक्वल्स टू टोटल टोटल इक्वल्स टू 7। तो ये एक तरीका हो गया, ये शॉर्टर वे में हो गया। ठीक है, अगर हमारा एक ही स्टेटमेंट है तो हम लोग को ये भी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं नीचे जाऊँ और मैं कहूँ कॉन्स्ट एड num1, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a, b और a+b। अगर मेरा सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है फंक्शन के अंदर, तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ एड num1 4, 5, 9 हो गया। तो ये जो है, इवन अगर हमारा एक ही पैरामीटर है तो हम लोग ये पैरेंथेसिस भी हटा सकते हैं। अगर मैं कहूँ डिस्प्ले इक्वल्स टू मैसेज कंसोल डॉट लॉग मैसेज, और अगर मैं डिस्प्ले को कॉल कर दूँ हेलो वर्ल्ड, तो ये भी हमारा डिस्प्ले हो गया, जहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही इनपुट पैरामीटर है मैसेज। इस तरीके से भी हम लोग
लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे एरो फंक्शन के अलग अलग टाइप्स है कि हम लोग एरो फंक्शन कैसे लिख सकते हैं। तो ये एक हो गया जहाँ पे हमने पैरेंथेसिस ही हटा दिए। ये हो गया सबसे शॉर्टर सिंटेक्स की, जहाँ पे सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो हम लोग डायरेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं है और हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये एक और तरीका हो गया जहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस लगते हैं, फंक्शन वगैरह कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है और सिंपली रिटर्न कर सकते हैं वैल्यू। इस तरीके से हम लोग फंक्शन एरो फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जब हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तब हम लोग एरो फंक्शंस का यूज बहुत करेंगे। और आप और कोई वीडियो भी देख रहे होंगे तो वहाँ पे भी हम एरो फंक्शंस का यूजेज किया होगा। या सो एरो फंक्शंस के बारे में इतना ही है। ओके, तो अब हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके एक फाइल क्रिएट करता हूँ डिस्ट्रक्चरिंग के लिए। dstru.js। ओके, तो इस फाइल में जाके मैं इसका नाम रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है? और अगर ये फाइल्स क्या हो गया इसे लेट्स जस्ट ट्राई। ये फाइल ऐड हो गई है यानी टेस्ट। रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, ये वर्क हो रहा है। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। तो डिस्ट्रक्चरिंग इज नथिंग बट हम लोग बोल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट या एरे से जितने हम लोगों को चीजें चाहिए उतनी ही चीजें हम लोग उसमें से निकालना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग एरे है उसमें एरे में 10 एलिमेंट्स है और 10 के 10 हम लोग को निकालना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हमें लास्ट 2 एलिमेंट्स ही चाहिए या फिर 2 ही एलिमेंट स्टार्टिंग के चाहिए तो हमें सारे एलिमेंट्स को निकालना पड़ेगा। ये ऐसा करना नहीं पड़ता डिस्ट्रक्चरिंग से। डिस्ट्रक्चरिंग की वजह से हम लोग जितने एलिमेंट्स चाहिए उतने एलिमेंट्स बाहर निकाल सकते हैं। तो वो कैसे करना है, पहले हम लोग देखते हैं कि पहले कैसे होता था। अगर मैं एक एरे लिखता हूँ, कॉन्स्ट एरे, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ महिंद्रा, सुजुकी, टाटा। ये मैंने ऐसे 3 कार ब्रांड्स के नाम लिख दिए एक एरे में। अगर मुझे मुझे एक ये निकालना है, अगर या फिर या अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट महिंद्रा इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ 0, सुजुकी इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ 1, कॉन्स्ट टाटा इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ 2। तो इस तरीके से हम लोग पहले सारे वेरिएबल्स निकाल देते हैं। अगर मुझे ये तीनों वेरिएबल्स को अगर वेरी तीनों एलिमेंट्स को इस एरे में से अगर बाहर निकालना है और किसी वेरिएबल्स में डालना है, तो हम ऐसे पहले कर देते हैं और हम लोग फिर यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर देते थे। महिंद्रा, यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश कर दूं, महिंद्रा हो गया, सुजुकी हो गया, टाटा हो गया। इस तरीके से हम लोग पहले वेरिएबल्स को बाहर निकाल देते हैं। अब डिस्ट्रक्चरिंग में हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं कि कॉन्स्ट महिंद्रा, या फिर मैं लिखता हूं एम कॉमा एस कॉमा टी इक्वल्स टू ए आर आर। अगर मैं कहूँ अब अगर मैं कहूँ कि console डॉट लॉग एम इक्वल्स टू एम,
और मैं रिफ्रेश करूँ तो एम इक्वल्स टू महिंद्रा हो जाता है। तो ये इस तरीके से हम लोग एरे में से वैल्यूज बाहर निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें सुजुकी को चाहिए ही नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सुजुकी को स्किप कर सकते हैं। तो अगर सुजुकी को स्किप करना है तो हमें एक कॉमा, एक ब्लैंक ये देना पड़ेगा, एम कॉमा, फिर से अगर सुजुकी नहीं चाहिए तो फिर से अगेन कॉमा एंड देन टी। दैट मीन्स हम लोग सुजुकी मतलब सेकेंड एलिमेंट को निकालने यहाँ पे ऑर्डर बहुत मैटर करता है। एम में फर्स्ट एलिमेंट ही आएगा, और अगर मैं यहाँ पे एस लिखता हूँ तो सेकेंड एलिमेंट एंड देन थर्ड एलिमेंट। तो यहाँ पे ऑर्डर बहुत मैटर करता है। मैं वेरिएबल्स का नाम कुछ भी रख सकता हूँ एंड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर वो आप फेच हो जाते हैं, वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से डिस्ट्रक्चरिंग हम लोग कर सकते हैं। और और किस तरह से अगर हम लोग, ये तो हो गया एरे की बात। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ले तो कैसे कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट अगर लेना है तो मान लो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, पर्सन इक्वल टू करली ब्रेसेस, नेम इक्वल टू चेतन, एज इक्वल टू 29। ठीक है। अ, और क्या लिखो, कंट्री, या फिर मैं इसे लिखता हूँ कि एड्रेस, इसमें मैं लिखता हूँ कंट्री इंडिया। ठीक है। स्टेट महाराष्ट्र। ओके, इस तरह से अगर मैं लिखता हूँ, अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ फर्च करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू पर्सन। अगर मैं ये ऐसे कर देता हूँ तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नेम इक्वल्स टू नेम, यहाँ पे मेरा नाम आ गया। ओके। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑब्जेक्ट के केसेस में ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैं डायरेक्ट एज भी ले सकता हूँ, और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एज। और अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ तो एज 29 आ गया। मैं यहाँ पे एज कॉमा नेम भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग नेम इक्वल्स टू प्लस नेम, ये फिर भी चल जाएगा। तो इस केस में हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स मतलब सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि बस ये याद रखना है कि हम लोगों को करेक्ट नेम पास करना है। अगर मैं यहाँ पे मेरी फील्ड का नाम नेम है तो यहाँ पे नेम ही लिखना है, एज है तो एज ही लिख, यहाँ पे मैं ए लिख के नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ए इक्वल्स एज इक्वल्स टू ए, देन वो एरर देगा, ए डज नॉट एक्स ए। यहाँ पे ये अनडिफाइंड देगा, तो यहाँ पे फील्ड का नाम सेम होना चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता। इन ऑब्जेक्ट के केसेस में, एरे के केसेस में वेरिएबल्स का नेम मैटर नहीं करता, लेकिन उसका सीक्वेंस मैटर करता है। तो ये एक चीज ध्यान में रखना है। हम लोग नेस्टेड एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं। तो नेस्टेड एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे? मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अगर मुझे स्टेट चाहिए कि कौन सा स्टेट है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा एड्रेस कोलन स्टेट। अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ स्टेट इक्वल टू, क्या हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रिफ्रेश नहीं हो रहा। आई थिंक या एज, ये गलत हो गया, ये मुझे चेंज करना है। अब अगर मैं चेक करता हूँ तो स्टेट अनडिफाइंड आ गया है।
यहाँ पे स्टेट एंड स्टेट इक्वल्स टू महाराष्ट्र। ओके, तो इस तरीके से हम लोग नेस्टेड एलिमेंट्स भी एक्सेस करते हैं यूजिंग द रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये जब भी हम लोग फंक्शन अगर मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, अगर कोई एरे रिटर्न कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, उस केसेस में डिस्ट्रक्चरिंग बहुत यूजफुल हो जाता है। सो डिस्ट्रक्चरिंग भी हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे रिएक्ट के डेवलपमेंट के टाइम पे, जब हम लोग रिएक्ट स्टार्ट करेंगे। सो या डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में इतना ही है। ठीक है, अब हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर देखेंगे कि ये सिक्स में स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है और उसका यूज क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, स्प्रेड ऑपरेटर .js, और मैं इसी फाइल को, फाइल का नेम कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, इससे हम लोग क्लोज अदर्स कर देते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। अब स्प्रेड ऑपरेटर होता है क्या? स्प्रेड ऑपरेटर ये एक्चुअली तीन डॉट करके एक सिंटैक्स होता है, जिसकी मदद से हम लोग सारे के सारे एलिमेंट्स, एक एरे हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, उसके सारे एलिमेंट्स कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट्स में डाल सकते हैं। और मतलब उसकी वजह से हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्ट के सारे एलिमेंट्स या फिर एरे हो, उसके सारे एलिमेंट्स हम लोग किसी और नए ऑब्जेक्ट में डाल सकते हैं यूजिंग द स्प्रेड ऑपरेटर। कैसे करते हैं? लेट्स से एक एरे क्रिएट करते हैं, ए आर आर, यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब मैं कहता हूँ अगर मुझे ये सारे एलिमेंट्स डालना है, तो मैं बोलूंगा कॉस्ट न्यू एरे इक्वल्स टू 3 डॉट्स ए आर आर। यहाँ पे न्यू एरे ऑफ 1 कर देता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरे, कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे 1। अगर आप देखेंगे तो ये तो पहले एलिमेंट्स थे, और ये देखेंगे तो ये भी सारे एलिमेंट्स आ गए। मैं ये जस्ट हटा देता हूँ। अगर हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 सारे एलिमेंट्स कॉपी हो चुके हैं। क्या होगा अगर हमें फर्स्ट टू एलिमेंट्स ही कॉपी कर, एक एरे में कॉपी करने और दूसरे किसी और चीज में कॉपी करने, तो वो हम कैसे करेंगे? मतलब यूजिंग द स्प्रेड ऑपरेटर और डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करके भी हम लोग एक अलग तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें फर्स्ट टू आइटम्स दो सेपरेट वेरिएबल में लेना है, 1 और 2 को, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स हमें किसी और में लेना है, तो कैसे करेंगे? एक न्यू एरे क्रिएट करना है रेस्ट ऑफ द थिंग्स, तो कैसे करेंगे? लेट्स से मैंने एक ट्रांस वेरिएबल लिया, यहाँ पे मैं एरे लिखता हूँ। अभी मैं रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए कॉमा बी कॉमा डॉट 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 रेस्ट। तो ये मैंने स्प्रेड ऑपरेटर लिख दिया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एरे। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल्स टू ए, सिमिलरली बी, एंड कंसोल डॉट लॉग रेस्ट इक्वल्स टू, अगर मैं कॉमा ले लेता हूँ। ओके, तो ये कैसे प्रिंट हो रहा है? ए इक्वल्स टू 1 आ गया, बी इक्वल्स टू 2 आ गया, और रेस्ट ये 5 एलिमेंट्स आ गए, 3 4 5 6 7। तो स्प्रेड ऑपरेटर और रिस्ट्रक्चरिंग की मदद से हम लोग ऐसे जो जो एलिमेंट्स हमें वेरिएबल्स में चाहिए उन्हें वेरिएबल्स में, और जो एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट एरे में चाहिए वो एरे में हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एरे की बात। हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे कर सकते हैं? तो इससे मैंने एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं, पर्सन इक्वल्स टू, या फिर मैं ले लेता हूँ कार डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ मॉडल स्विफ्ट कंपनी सुजुकी, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ ईयर, लेट्स से 2024। ओके, अब अगर मुझे ये
चीजें निकालनी है तो कैसे, मतलब ये कॉपी करनी है तो मैं कैसे करूंगा? कॉन्स्ट न्यू कार डिटेल्स इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट की कर्ली ब्रेसेस डॉट 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 कार डिटेल्स। अगर हम लोग अभी से प्रिंट करते हैं तो देखते हैं कैसे प्रिंट करता है ये। न्यू डिटेल इक्वल्स टू न्यू कार डिटेल्स। तो ये हमारे न्यू डिटेल्स आ गए। अभी हमें इसे सपोज और यहाँ पे कुछ और न्यू डिटेल्स में हमें कुछ और पैरामीटर भी ऐड करना है, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मुझे ये देखना है कि मुझे कुछ और एलिमेंट भी ऐड करना है कि मे भी गाड़ी का कलर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ, मे बी रेड, कलर इज रेड। वो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो कलर रेड आ गया, कंपनी आ गया, मॉडल आ गया, ये रहा। तो ये सारे एलिमेंट्स तो कॉपी हो गए और हम लोग न्यू भी ऐड कर सकते हैं। हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से दो दो ऑब्जेक्ट या फिर दो एरे भी कंबाइन कर सकते हैं और न्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर यहाँ पे मेरा एक एरे था, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि एरे टू इक्वल्स टू 8 9 10, ये मेरा एरे टू हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग कॉल कंबाइंड एरे इक्वल्स टू spread operator arr comma spread operator p dots arr of 2, and then console dot log combined array into combined array। ओके, रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा कंबाइंड एरे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से भी हम लोग कंबाइंड एरे भी क्रिएट कर सकते हैं, कंबाइंड ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं सेम वे में। तो ये हम लोग रिएक्ट जब यूज करेंगे, रिएक्ट के प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तब ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज होगा। ये सिक्स का एक बहुत स्प्रेड ऑपरेटर हो गया डिस्ट्रक्टिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि बार बार यूज होते हैं। Now friends, we will see what is promises. Okay, so promise is also one of the important concept in ES6. Okay, so let's say in general, the promise, when we say promise, so in general in our real life also, the promise means our politician, maybe our politician. Okay, he promises us something that कि हम लोगों को क्या है, वो प्रॉमिस करता है कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ तो मैं ये करके दूंगा, वो करके दूंगा। ये इसे इसे प्रॉमिस कहते हैं। ओके, सो सेम कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट में भी है कि हम लोग प्रोमिसेस को एज अ, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, दो रिजल्ट होते हैं। एक तो आप सक्सेस, मतलब हमारा प्रॉमिस जो भी वो टास्क किया था वो कंप्लीट होगा, या तो फिर वो रिजेक्ट होगा। दैट इज द थिंग। एक तो हमारा मतलब पॉलिटिशियन अगर हमें कोई टास्क, अगर हम लोग को ये करते प्रॉमिस करते हैं कि अगर मैं जीत जाता तो ये टास्क पूरा कर दूंगा, ये रोड बना दूंगा, वो बना दूंगा, एक तो वो पूरा करता है या तो फिर वो रिजेक्ट कर देता है, या वो पूरा नहीं करता। ठीक है, तो ये दो स्टेट हो गए। तो इन जावास्क्रिप्ट में भी सेम ही होता है, एक सिमिलर काइंड ऑफ होता है कि अगर हम लोग प्रॉमिस कहते हैं तो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, उसमें दो पैरामीटर, उसमें भी अगेन दो फंक्शन एक्सेप्ट होते हैं। अगर जो टास्क मैंने दिया है असिंक्रोनस टास्क, वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करो, अगर कोई एरर आ जाता है तो कुछ और फंक्शन एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रोमिसेस बिहेव करते हैं। तो मैं एक्चुअली आपको सिंटैक्स लगा देता हूँ, यानी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं कहूँ कि कॉन्स्ट माई प्रॉमिस इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस, तो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या एक्सेप्ट करता है, वो एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। तो मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन लिख देता हूँ।
उस फंक्शन के पैरामीटर जो है उसमें एक तो रिजॉल्व ये अगेन दो फंक्शन एक्सपेक्ट करता है जो प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ n इक्वल्स टू 20। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि इफ मेरा n ग्रेटर देन 10 है तो रिजॉल्व सक्सेस। यानी अगर मेरे n की वैल्यू अगर 10 से ज्यादा है तो मैं सक्सेस रिटर्न करूंगा, और अगर उससे कम है तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा रिक्वेस्ट को। तो यानी फेलियर। तो ये इन रियल वर्ल्ड एग्जांपल, मतलब अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में देखें, अगर कोई मान लो आप कोई एपीआई कॉल कर रहे हो, वो एक असिंक्रोनस टास्क होगा, तो यह प्रॉमिस कब यूज होता है कि जब भी हमारा टास्क बहुत लंबा टाइम लेगा, असिंक्रोनस टास्क है, उस केसेस में हमें हमें ऑलवेज वैल्यू तो रिटर्न होनी ही है। उस केस में प्रॉमिस हम लोग यूज करते हैं कि जब भी हमारी वैल्यू रिटर्न होगी देन हम लोग ये मेथड, स्पेसिफिक मेथड्स एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर हमारा टास्क सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया तो वो रिजॉल्व रिटर्न करेगा, और एल्स रिजेक्ट रिटर्न करेगा। अब अगर हम लोग इसे रन कर दें, मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूँ माई प्रॉमिस, और इसे यहाँ पे ये कर दो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉमिस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या चीज़ है। प्रोटोटाइप है, ये है उसका प्रॉमिस का स्टेट। प्रॉमिस क्या स्टेट क्या है, फुलफिल। अभी इस केस में एन की वैल्यू 10 से ज्यादा है, इसलिए उसने सक्सेस कर दिया। ठीक है। अगर उस और रिटर्न रिजल्ट क्या हो गया, सक्सेस। ये जो स्ट्रिंग हमने पास किया वो है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और पास कर देता हूँ, सक्सेस 1, तो वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। सो ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है। अब क्या होता है ना कि बहुत से टाइम हम लोग क्या करते हैं, एक असिंक्रोनस काइंड ऑफ कोड लिखते हैं। ठीक है। लेट्स से आपके एप्लीकेशन में एक सिनेरियो है, ठीक है, जहाँ पे आपका आप कोई तो भी ऑपरेशन कर रहे हो जो टाइम ले रहा है, और वहाँ पे उसके बाद आपको पता है, मतलब कोई रिजल्ट तो रिटर्न आएगा, एक तो आपका रिजल्ट रिटर्न आएगा या फिर एक्सेप्शन आएगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, अगर मेरा कोई रिजल्ट, अगर मेरा एग्जीक्यूट हो गया कोड सक्सेसफुली, तो मैं यहाँ पे देन करूंगा। इससे क्या होगा, मतलब अगर मेरा सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पे मैं एक देन लिख के उसके अंदर मैं रिजल्ट ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू लेता हूँ, प्रॉमिस के सिंटेक्स में इस तरह से वैल्यू लेते हैं, और मैं सपोज यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग माई रिजल्ट, यहाँ पे वैल्यू कर सकता हूँ। ठीक है। ये हो गया हमारा माई रिजल्ट सक्सेसफुल। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, वैल्यू उसको यूज कर सकते हैं। हम लोग इस इससे अगेन प्रॉमिस भी रिटर्न करते हैं, ये अगेन प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पे कोई और ऑपरेशन कर रहा था तो वो भी कर सकता हूँ। अगर कुछ एक्सेप्शन आती है, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरा 5 वैल्यू है, तो उस केस में मेरा एक्सेप्शन फेक करेगा, थ्रो करेगा, यानी रिजेक्ट कर देगा वो। तो इस केस में मेरा फेल स्टेट आ गया। तो अब प्रॉमिस में क्या होता है, बेसिकली 3 स्टेट होती है, एक तो पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्ट। अभी ये हमारा फेलियर हो गया, रिजेक्टेड स्टेट में आ गया है। ठीक है। पेंडिंग स्टेट कब होता है, जब ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, अगर आप एपीआई कॉल कर रहे हो या कोई फाइल हैंडलिंग कर रहे हो, फाइल हैंडलिंग कर रहे हो, तो उस केस में वो पेंडिंग में होता है, जब तक वो टास्क पूरा नहीं होता वो पेंडिंग में चला जाता है। जब वो टास्क कंप्लीट हो जाता है, अगर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो फुलफिल्ड हो जाता है, और अगर वो कोई एक्सेप्शन आ जाती है बीच में तो वो रिजेक्टेड स्टेट में चला जाता है। अब एक्सेप्शन कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, प्रॉमिस डॉट कैच करेंगे, और यहाँ पे मैं एक अगेन एक एरो फंक्शन ले लेता हूँ, वहाँ पे मेरे वैल्यू मिल जाएगी कि अगर मैंने एक्सेप्शन आ गया तो मेरा एक्सेप्शन मैसेज अगर मैं उस वहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या एरर है, कि ये स्पेसिफिक एरर मुझे आ गई, तो वो भी मैं यहाँ पे कैच करके उसे भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। तो एरर इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ, और यहाँ पे प्लस वैल्यू। इस तरीके से मैं प्रॉमिस का रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है। एरर इक्वल्स टू फेलियर। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि असिंक्रोनस टास्क कैसे एक, लेट्स से मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जो क्या करेगा, सेट टाइम आउट कॉल करेगा। मैं एक माई प्रॉमिस 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे न्यू प्रॉमिस करता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रिजॉल्व। इस फंक्शंस के नाम आप जो चाहे वो रख सकते हैं, माई प्रॉमिस, माई रिजेक्ट, ऐसे जो चाहे वो आप लिख सकते हो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे
मैं बोलता हूँ कि सेट टाइम आउट इफ एन मॉड टू इक्वल्स टू जीरो, मतलब अगर मेरा एन इवन नंबर है तो मैं रिजॉल्व मतलब सक्सेस रिटर्न करूंगा, मैं अपना टास्क पूरा हो चुका है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इवन नंबर। और अगर ये डिवाइड बाय जीरो नहीं है तो मैं यहाँ पे सपोज मैं रिजेक्ट कर देता हूँ कि ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। और मैं और या फिर मैं बोल सकता हूँ ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ पे मेरा, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 3 सेकेंड्स के बाद मुझे ये रिजल्ट में प्रिंट करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ माई प्रॉमिस वन, और यहाँ पे मैं माई प्रॉमिस वन डॉट देन करता हूँ, वहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ, रिजल्ट ले लेता हूँ, जो भी मेरा रिजल्ट आएगा। इवन नंबर है तो इवन नंबर, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर। या फिर मैं एक काम करता हूँ, ये एन को मैं यहाँ से ले लेता हूँ मैथ डॉट रैंडम कॉन्स्ट एन यू एम नंबर इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लोर ले लेता हूँ, और उसमें मैथ डॉट रैंडम इंटू 11, सो दैट ये हमें 0 to 10 के बीच के नंबर दे देगा, रैंडम नंबर दे देगा। और मैं यहाँ पे ये नंबर, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई प्रॉमिस वन डॉट कैच, लेट्स से एरर कंसोल डॉट लॉग एरर इक्वल्स टू। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग ने लिख दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैसे हैंडल होता है। अगर मैं यहाँ पे ये बोल रहा है इवन नंबर, ये कहाँ पे दे रहा है, एक मिनट। ये इसकी वैल्यू हम लोग जस्ट 20 कर देते हैं। तो ऊपर वाला हमारा, ये ऊपर वाले के वैल्यू के लिए था। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज करते हैं। यहाँ पे माई रिजल्ट इवन नंबर आ गया, देखा 3 सेकेंड्स लिए उसने, उसने वो तुरंत नहीं आया रिजल्ट, उसने 1 2 3। ठीक है, ऑड नंबर, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे नंबर की वैल्यू भी प्रिंट कर देता हूँ, यानी हमें पता चलेगा कि नंबर की वैल्यू क्या आई है। नंबर इज 10, सो विच इज इवन नंबर, उसने 3 सेकेंड्स लिए है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि उसने 3 सेकेंड लिए, और तब तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे माई प्रॉमिस वन लेना है। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ पे प्रॉमिस ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्या दे रहा है। ठीक है, पहले तो पेंडिंग स्टेट में है क्योंकि अभी तक हमारा रिजल्ट आया नहीं है। तो ये हमारा, अगर हम लोग इसको सेम चीज अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। पहले तो ये पेंडिंग में है, फिर ये फुलफिल्ड में आ गया, यानी ये सक्सेस हो गया। फिर से मैं रन करता हूँ, इवन नंबर है, नंबर 2 आ गया। जैसे भी जितनी भी बार आप रन करोगे, क्या एग्जीक्यूट करता है, अगर वो ऑड नंबर देता है तो ऑड रिटर्न करेगा, एक्सेप्शन आ रहा है तो एक्सेप्शन देगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोमिसेस होते हैं। प्रोमिसेस बेसिकली
क्यों यूज होते हैं, मतलब उसमें क्या इतना मेजर डिफरेंस आता है। ठीक है, तो क्या होता है ना, हम लोग जब असिंक्रोनस कोड लिखते हैं, लेट से आप एपीआई कॉल लिख रहे हो, और इसमें क्या होता है, मेरा फर्स्ट असिंक्रोनस फंक्शन के सक्सेस पे, जब मेरा एक फर्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके सक्सेस पे मुझे दूसरा एक फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, वो अगेन मेरा असिंक्रोनस टास्क है। ठीक है, वो अगेन असिंक्रोनस फंक्शन है। उसके बाद मुझे एक और, उस सेकंड वाले असिंक्रोनस फंक्शन के सक्सेस पे मुझे एक और थर्ड फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक पिरामिड स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको कोड के एग्जांपल से एक जस्ट दिखाता हूँ। ठीक है, कि ये पिरामिड स्ट्रक्चर कैसे होता है। लेट से मेरा एक फंक्शन है, फंक्शन फंक 1। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या पैरामीटर लगेंगे, मोस्टली अगर मैं कोई टास्क ले रहा हूँ तो मुझे एक सक्सेस फंक्शन लगेगा, सक्सेस फंक्शन कमा एक एरर फंक्शन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरर फंक्शन। ठीक है, ये दो पैरामीटर्स तो एटलीस्ट लगेंगे कि मेरे सक्सेस के ऊपर ये सक्सेस फंक्शन कॉल हुआ, और मेरे एरर, अगर मुझे एरर आता है मैं एरर फंक्शन कॉल। नॉर्मली प्रीवियसली हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऐसे करते हैं। ठीक है, कि जहाँ पे कॉल बैक ऐसे यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन हो गया कि अगर मेरा सक्सेस हो रहा है तो मुझे ये कॉल बैक करना है, ये फंक्शन कॉल करना है, अगर मुझे एरर आता है तो ये मैं तो मेरा ये सक्सेस फंक्शन जो है वो अगेन एक सिंक्रोनस टास्क है। तो मैं, लेट से अगर मेरा एक और फंक्शन है, फंक्शन फंक 2। ठीक है, जिसमें मेरा अगेन सेम टाइप पैरामीटर है, उसमें भी मेरा सक्सेस और फेलियर का मैं फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, फंक 1 में फंक 2 पास कर दे रहा हूँ एज अ फर्स्ट पैरामीटर, और उसमें मेरा एक और लेट से फंक 3 आ जाएगा। यहाँ पे कॉमा एरर फंक्शन, कॉमा यहाँ पे अगेन एरर फंक्शन। ठीक है, ये एक्चुअली कैसा हुआ, मतलब अगर मैं इसे, अगर ये फंक्शंस में ना लिखूँ तो मैं ये कैसे कर रहा हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये कॉल बैक फंक्शंस ना लूँ, अगर मैं ये सिंटैक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, अगर मेरा कोई टास्क है जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मेरा इफ कुछ तो भी आ, कोई तो भी टाइप, यहाँ पे एक प्रोसेस परफॉर्म हो रही है। ठीक है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अगर, अब अगर मेरा सक्सेस आता है और या फिर फेलियर आता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक और फंक 2 कॉल करा, कॉल फंक्शन 2। ठीक है, तो ये क्या करा है, फंक 2 कॉल करा है, जो अगेन एक अगेन फंक्शन 2 है। ठीक है, जो क्या कर रहा है अगेन उसके सक्सेस में, अगर वो फिर से अगर वो सक्सेसफुल हो गया, मतलब मेरा फर्स्ट एपीआई कॉल दिया लेट्स से मैंने, और उसके सक्सेस पे मेरा डेटा आ गया। अब मुझे उस डेटा आने के बाद मुझे एक और एपीआई कॉल करना है कि जहाँ पे मैं किसी और दूसरे टेबल से डेटा लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उसमें एक कोड लिख रहा हूँ कि कॉल फंक 3, मैं अब बोल रहा हूँ कि मेरे तीसरे टेबल से डेटा लेके आ। अगर आपको इस टाइप के सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे आपको एक पिरामिड स्ट्रक्चर टाइप ऑफ करना है, ये मैं एपीआई कॉल बोल रहा हूँ आपको, लेकिन ये कोई भी टाइप के टास्क हो सकते हैं जो असिंक्रोनस टास्क है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक पिरामिड स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पे मैं इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इतने सारे if लिखूंगा। इसे कॉल बैक हेल के भी, कॉल बैक हेल भी कहते हैं, जिसमें मैं एक पिरामिड स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ कि फर्स्ट फंक्शन की सक्सेस पे मेरा सेकंड फंक्शन एग्जीक्यूट कर, सेकंड फंक्शन के सक्सेस पे मैं थर्ड फंक्शन, फोर्थ, और सो ऑन। इस चीज को अवॉइड करने के लिए भी प्रोमिसेस यूज होते हैं। तो अब मैं प्रोमिसेस जब मैं कहता हूँ, तो ये मेरा, ये समझ लीजिए मेरा फर्स्ट है। अगर मेरा फर्स्ट सक्सेस, जो मेरा फर्स्ट टास्क है, अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो मेरा ये देन में मुझे ये फंक्शन आ जाएगा। अब मैं इसमें एक और एपीआई कॉल लिख सकता हूँ। ठीक है, उसमें मैं रिजॉल्व या रिजेक्ट हो गया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसका रिजल्ट कैच कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब उसका रिजल्ट गेट कर सकता हूँ। तो अगेन यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ जाएगा सेकेंड एपीआई कॉल का, उसमें मैं कुछ लिख सकता हूँ। अगेन मैं बोल सकता हूँ कि मेरा थर्ड कॉल लिखना है मुझे,
असिंक्रोनस टास्क वो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। ठीक है, इसे करके लिख सकता हूँ अगर आपको। और एट द एंड मैं कैच लिख सकता हूँ कि भाई अगर मुझे कोई एक्सेप्शन आ जाती है, कोई एरर आती है, तो मैं कैसे, तो मैं यहाँ पे उसे कैच में हैंडल कर लूँ कि अगर मुझे इन सारे में से किसी में भी अगर मुझे एक्सेप्शन आता है, एरर आता है, तो मेरे इस कैच ब्लॉक में हैंडल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रोमिसेस लिखते हैं कि तो ये एक तरीका है प्रोमिसेस। और जब भी हम लोग रिएक्ट का कोड लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट तो प्रोमिसेस ऐसे न्यू प्रॉमिस नहीं करेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे हुक्स हो गए या फिर अलग अलग फंक्शंस हो गए, वो क्या करते हैं, प्रोमिसेस रिटर्न करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, तो प्रोमिसेस हमें इस तरीके से हम लोग देन और देन और ये कैच के तरीके से हैंडल करेंगे। तो ये हमें हम लोग बहुत बार देखेंगे जब भी हम लोग रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, रिएक्ट के कोड स्टार्ट करेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा, देखने मिलेगा क्या। सो ये हो गया प्रोमिसेस के बारे में। ये जो पांच कंसेप्ट थे, एरो फंक्शन, डीस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर, प्रोमिसेस, वेरलेट कॉन्स, तो ये जो सारे कंसेप्ट हैं हमें रिएक्ट में बहुत यूजफुल होंगे जब भी हम लोग रिएक्ट प्रोजेक्ट लिखेंगे। तो प्लीज ये सारे कंसेप्ट गो थ्रू कर लीजिए अगर आप रिएक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इवन आप अगर इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो, तो ये सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी रिएक्ट यूज कर रहे हो, तब ये रिएक्ट में ये कंसेप्ट बहुत पूछे जाते हैं, रिएक्ट इंटरेस्ट। तो ये कंसेप्ट जरूर गो थ्रू करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक के बटन पे हिट कर देना, ये वीडियो बाकियों के साथ शेयर करना, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।